तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी के बारे में मैंने परिचर्चा किया था इसके ऊपर। तो आज हम लोग उसी में कुछ पार्ट छूटा था, तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं जो भी मैंने पढ़ाया था। देखो, स्लेव डायनेस्टी, तो क्या है स्लेव, गुलाम वंश क्या है? गुलाम वंश जो है, ध्यान दीजिए, इसके फाउंडर मैंने पढ़ाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे जी, क्योंकि ये गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम। ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया था। फिर मैंने ये भी पढ़ा था कि जो गुलाम वंश जो फाउंडर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो उसका नाम था लाख बख्श, क्योंकि वो लाखों का दान करता था। चलिए, फिर मैंने पढ़ाया कि अगला सवाल मैंने पढ़ाया कि 2.5 दिन का झोपड़ा, इसे किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है, ये मस्जिद है। ये क्या है? मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद है, ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अगला, फिर मैंने पढ़ाया कि कुतुब मीनार जो है, इसका हाइट पढ़ाया था। पता है आप लोग को कितना याद है? 72.5 मीटर। 72 कितना मीटर? फिर मैंने पढ़ा था 238 फीट, इसकी फीट में 238 फीट है। फिर कुतुब मीनार के बगल में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की मैंने चर्चा किया था। इसे भी किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, मैंने कुतुब मीनार में बताया था, कुतुब मीनार को बनाने में 3 आदमी का मुख्य रूप से नाम आता है। पहला नाम किसका आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुब मीनार का बेस तैयार कर दिया। उस पर 3 मंजिल किसने ठोका? इल्तुतमिश। ऊपर का 2 लास्ट मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। तो ऐसे तरह इसे मैंने डिस्कस कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कहाँ थी राजधानी? लाहौर इसकी राजधानी थी। तो कोई भी पूछेगा तो बताना, लाहौर इसकी क्या थी? राजधानी। फिर मैंने बोला कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मर गए थे? हाँ, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर गए थे। ध्यान दो, चौगान खेलते समय घोड़ा से क्या हुए थे? गिर गए थे। कौन गिर गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर मैंने बोला कि दिल्ली सल्तनत, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत हो गई, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ये ध्यान दो, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। समझे? जो इल्तुतमिश था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम, स्लेव था। देखो, ध्यान दो उधर, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। और ये जमाई भी था। ये क्या था? जमाई। जमाई मतलब बेटी के हस्बैंड, बेटी का पति, वही ना जमाई होता है। ठीक है, तो फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई, तो इल्तुतमिश राजा बना। इल्तुतमिश राजा जो बना, पहला मुस्लिम शासक दिल्ली सल्तनत में। पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी। देखो, हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश है गुलाम वंश। पहला कौन वंश है? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि ये जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने नियमित सिक्का जारी किया था। पढ़ाए थे कि सिक्का जारी किया था। नियमित सिक्के जारी किसने शुरू किया था? और उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। नहीं लिखाए थे? देख लो, नहीं तो इसको लिख लो, लिख लीजिए। तो दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के
जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किए। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपने सुल्तान की अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, ठीक है, वो था इल्तुतमिश। नियमित सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था, बोलिए। हाँ, देखो, इसने दो सिक्के जारी किए थे, एक चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था। ध्यान दो थोड़ा सा, इसने दो सिक्का जारी किया, नाम मत भूलना। देखिए, एक था चांदी का, कौन, क्या नाम था उसका, टंका, टंका, और पीतल का, हाँ, जीतल। इसको लिखिए, लिखिए, इसने दो महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, इसने दो महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे। इसने चांदी का टंका जारी किया था और तांबा का जीतल। एक चांदी का था सिल्वर कॉइन, तो सिल्वर कॉइन का क्या नाम था, टंका, और तांबा वाले का जीतल, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नियमित सिक्का किसने जारी किया, इल्तुतमिश। और पता है इसने एक व्यवस्था शुरू की थी, इक्तादारी व्यवस्था। कौन व्यवस्था, अब आपके दिमाग में सर ये इक्तादारी क्या है, देखिए, देखिए बच्चों, इधर देखो थोड़ा, लुक एट मी। इक्तादारी मतलब, इक्तादारी का मतलब होता है कि जमीन, जमीन देना, ठीक है, मतलब इसने जमीन दिया। जो ऑफिसर वगैरह थे ना, अफसर वगैरह, मंत्री साहब, क्या देते थे उसको, सैलरी के बदले जमीन मिलता था, वही होता है इक्तादारी व्यवस्था। तो सैलरी के बदले जमीन। लिखिए, इक्तादारी व्यवस्था किसने शुरू किया, इक्तादारी प्रथा किसने शुरू किया, लिखो, देखिए, ये किया था इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसको, इक्तादारी व्यवस्था। देखिए, इसमें क्या होता है, ध्यान समझो, कि जैसे अभी हम लोग कमाते हैं तो क्या मिलता है, पैसा, सैलरी आता है, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया आता है मंथली में, या जिसका जैसा सैलरी होता है, कोई 20,000 भी कमाता है, कोई 1 लाख भी कमाता है, कोई 5 लाख भी कमाता है। तो पहले जमाने में ना इल्तुतमिश ने सोचा कि नहीं, राजा के पास बहुत जमीन होता था, तो जमीन सैलरी में मिलता था, तो जमीन का उतना वैल्यू था नहीं, जमीन का वैल्यू नहीं था। अब ना जमीन का वैल्यू करोड़ों रुपया हो गया है, पहले जमीन का उतना वैल्यू नहीं था। क्या होता था इसमें कि जो राजा होते थे वो सैनिक और मंत्रियों को हर महीने सैलरी देने के पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो क्या करते थे पता है, तो जमीन के बदले, पैसे के बदले क्या मिला था, जमीन। तो इसी के लिए, इसी व्यवस्था क्या कहते हैं, इक्तादारी व्यवस्था। लिख लो, लिखिए, इक्तादारी व्यवस्था क्या है, लिखिए, इक्तादारी व्यवस्था क्या है, इक्तादारी व्यवस्था क्या है, लिखो ना, लिखिए इसमें। इसमें सुल्तान अपने किसी अधिकारी या सेनापति को सैलरी में नगद पैसे देने के बजाय, सैलरी में नगद पैसे देने के बजाय एक इलाका या जमीन का टुकड़ा एक इलाका या जमीन का टुकड़ा दे देता था, समझे। जमीन के बदले क्या मिलता था, जमीन का एक टुकड़ा दे देता था, कौन,
राजा, राजा होते थे वो ऐसा करते थे, समझे? ऐसा किसने शुरू किया? इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने शुरू किया था। चलिए बताइए तो, इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ है, कहाँ थी? दिल्ली। इससे इल्तुतमिश से पहले राजा कौन था? कुतुबुद्दीन, पढ़ाए थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। देखो ध्यान दो, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, और इल्तुतमिश की राजधानी, वहाँ छूटा है क्लास लिखना, समझना बोर्ड पे, समझे? हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा, इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। ये खूब मतलब देखो, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? लिख लिए, लिख लो, लिखिए हो, लिख लो तुम, देखो इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, स्लेव्स ऑफ स्लेव, ठीक है? गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ठीक है, याद रहेगा ना जी? गुलामों गुलाम किसे कहते थे? इल्तुतमिश को क्या कहते थे? इन सब बातों की चर्चा मैंने पहले भी कर दिया था क्या? चलिए, कौन सिक्का चलाया था बताओ, याद करो। चांदी का टंका, और पीतल का जीत जीतल, यस। हाँ, चलिए, तांबा, तांबा का ना, पीतल का नहीं, तांबा का। किसका? तांबा, तांबा का जीतल। चलो देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश का दुश्मन। कौन कौन दुश्मन? इसका तीन मुख्य रूप से दुश्मन था। दुश्मन तो बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य तीन दुश्मन था। पहला दुश्मन था कौन? समझो, नाम था ताजुद्दीन, ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज। लिखिए, लिखो, इल्तुतमिश का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यलदौज था। ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज, ठीक है? ठीक है, ये बहुत बड़ा क्या था? ताजुद्दीन, ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज। समझ आया? क्या था बाबू? ताजुद्दीन यलदौज। अब देखिए, इसने ना दिल्ली पर अपना हक जताया था। अगर आपसे कोई पूछे दिल्ली पर हक किसने जताया था, झगड़ा किया था इसने, किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश से झगड़ा किसने किया था? यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज। इसने क्या कहा? दिल्ली मेरा है। अरे दिल्ली पर किसका कब्जा था? हाँ, आ, ये किसने कहा? किसने कहा कि दिल्ली मेरा है? झगड़ा करने वाला यलदौज। फिर क्या हुआ? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसे हरा दिया तराइन के तीसरा लड़ाई में। तराइन के तीसरी लड़ाई में हरा दिया इसको। किसको? ताजुद्दीन यलदौज को। लिखो, लिखिए, लिखो, ताजुद्दीन यलदौज ने दिल्ली पर अपना हक जताया था। ताजुद्दीन यलदौज ने दिल्ली पर अपना हक जताया था। दिल्ली पर अपना हक जताया था। दिल्ली पर अपना हक जताया था। तो दिल्ली पर अपना हक किसने जताया था? यलदौज, ठीक है? चलो लिखिए, लिखिए, दोनों इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज की लड़ाई
1215-16 में तराइन के तीसरे युद्ध में हुआ था। तराइन के तीसरे युद्ध में हुआ था। तराइन के तीसरे युद्ध में हुआ था। ठीक है, तराइन का तीसरे युद्ध में हुआ था। ठीक है, तराइन का किस युद्ध में हुआ था? तीसरे लड़ाई में। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आया? तो किस लड़ाई में हरा दिया था? देखो, तराइन का 2 बैटल भी हुआ है। बताना, तुम लोग कल पूछेंगे तराइन के पहली लड़ाई कब हुई, पढ़ा है ना? दूसरी कब हुई, और ये तीसरा तीसरा कब हुआ, ये बताना है आप सबको। ठीक है, देखिए, तराइन की 3 लड़ाई हुई है। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, मतलब तराइन का प्रथम लड़ाई, तराइन का द्वितीय लड़ाई। आप लोग कमेंट में बताना, मैं कई बार बता चुका हूँ ये लड़ाई किसके किसके बीच वालों। एक पार्टी का नाम बता देते हैं। एक पार्टी का नाम है, एक पार्टी का नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, समझे? और किसके बीच में? ठीक है, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तब पढ़ना, मजा आएगा। तीसरा लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था, बोलो? हाँ, याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ाई हुआ था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, याल्दोज कहाँ का था? गजनी का, लिख लो। अच्छा, इसमें इस लड़ाई में कौन जीता था? हाँ, लिखो, इस लड़ाई में लिख लो, इस लड़ाई में इल्तुतमिश ने याल्दोज को हरा दिया। याल्दोज गजनी का था, गजनी का था। याल्दोज गजनी का था, गजनी। गजनी एक जगह है। देखो, इल्तुतमिश का दूसरा दुश्मन था नसरुद्दीन कुबाचा। लिखो, लिखो, इल्तुतमिश का दूसरा दुश्मन नसीरुद्दीन कुबाचा, नसीरुद्दीन कुबाचा था। ठीक है, ये जो था नसीरुद्दीन कुबाचा, ये इल्तुतमिश का सबसे बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी था। ठीक है, का बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी, कंपटीटर लिखा, जिसने, लिखो, नसीरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान और सिंध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नसीरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान और सिंध पर कब्जा कर लिया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ, मुल्तान और सिंध पर किसने कब्जा कर लिया था, बोलो, किसने कब्जा कर लिया था? बोलो, नसरुद्दीन कुबाचा ने, नसरुद्दीन कुबाचा ने। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, इल्तुतमिश ने इस युद्ध में बुरी तरह उसे हरा दिया। किसे हरा दिया? मतलब सुनो, पूरी बात समझो कहानी। नसरुद्दीन कुबाचा जो था, वो कहाँ का था? सिंध का। कहाँ का था? ये बहुत बड़ा, मतलब दुश्मन था। किसका? दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो इसने, जो कुबाचा था, नसरुद्दीन कुबाचा, सिंध पर कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर लिया? सिंध पर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। तो इल्तुतमिश ने उसे बुरी तरह घेर लिया, और इसने क्या किया? कुबाचा ने नदी में अपना सुसाइड कर लिया। नदी में क्या कर दिया? डूब के मर गया। कौन? कुबाचा। ये पूरी कहानी। तो लिखिए इसको, लिखिए, लिख लिए इतना, लिखो, इल्तुतमिश ने कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा को बुरी तरह घेर लिया था, और इसने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो किसने सिंधु सिंधु नदी में कूद कर आत्महत्या कर लिया? बोलो। कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। हटा, ठीक है। कौन? कुबाचा। याद रखना नाम। थर्ड लिखो, अली मर्दान। अली मर्दान। थर्ड लिखे, अली मर्दान। चलो, अब देखो, अली मर्दान जो था वो लखनौती बंगाल का था। कहाँ का था? एक बार ध्यान सुनो। अली मर्दान से कोई पूछेगा सवाल तो कहाँ का क्या बोलोगे? लखनौती बंगाल का। पता है इसने बंगाल पे कब्जा कर लिया था। किसने बंगाल पे कब्जा कर लिया था? अली मर्दान ने। तो दोनों के बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। लिखिए, थोड़ा लिखो, अली मर्दान, लखनौती बंगाल का। लखनौती बंगाल का था यह। लखनौती बंगाल का था यह अली मर्दान। ठीक है, लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखो, उसने किसने? अली मर्दान ने कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद खुद को बंगाल का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। खुद को बंगाल का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। किसने? अली मर्दान ने। मतलब खुद को बोला, आई एम इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल। ठीक है, इसने कहा कि मैं स्वतंत्र राजा हूं। किसने कहा? तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपिटिटर था, प्रतिद्वंदी था। समझ में आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछते हैं, बताओ कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? ऑप्शन देते हैं, बोलो। ताजुद्दीन यलदौज, नसरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान, मलिक अल्तुनिया। तो मलिक अल्तुनिया ये कंपिटिटर नहीं था। ये कौन था? तुम लोग बताओ कौन था ये? पता है? देखिए, सुनिए, ये देखिए, ध्यान दो। ये जो मलिक अल्तुनिया था वो जमाई था। मलिक अल्तुनिया कौन था? जमाई। किसका जमाई था? तो ये नहीं था। अच्छा देखो, रजिया सुल्तान की एक बेटी थी, सॉरी, रजिया सुल्तान बेटी थी। ध्यान रखो, इधर समझो, इधर देखिए, इधर पूरी बात समझो। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासिका, ध्यान दीजिए, मतलब एकमात्र महिला, मतलब लेडीज शासक बनी है, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। 1236 में जो रजिया सुल्ताना थी वो दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका थी। समझ आया? क्या बोले? शासिका कौन थी? बोलो। रजिया सुल्ताना थी। समझ में आया? तो रजिया सुल्तान जो थी बहुत बहादुर लेडी थी। तो बाद में ये जो मलिक अल्तुनिया है वो भटिंडा का राजा था, पंजाब का। पंजाब में उसका शासक था। तो उसने उससे फिर शादी किया। किससे? रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? वो महारानी कब बनी? मतलब जब ये मर गए ना, इल्तुतमिश के मरने के बाद। चले, समझे? कोई दिक्कत? हाँ, चले, लिख लो, एक लाइन लिखो। लिखो, इल्तुतमिश की बेटी का नाम लिखो, रजिया सुल्तान। लिखिए, लिख लो फिर से। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्ताना। इसने रजिया सुल्तान 1236 में, रजिया सुल्तान 1236 में, रजिया सुल्तान 1236 में, ठीक है, जो रजिया सुल्तान थी वो 1200
36 में शासिका बनी थी। क्या बनी थी? शासिका। 36 में शासिका बनी थी। देखो बाद में इसने भटिंडा के गवर्नर यानी इक्तादार, देखो बाद में इसने भटिंडा पंजाब भटिंडा में है, भटिंडा पंजाब में है, भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया से शादी किया, मलिक अल्तुनिया से शादी किया। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, मलिक अल्तुनिया शादी किया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, पूरी कहानी समझ में आ गया? बोलो। तो बताइए कौन कौन प्रतिद्वंदी था? बोलो। 3 थे। हाँ, कौन कौन थे? बोलो। पहले शुरू से बताओ। ताजुद्दीन यलदौज कहाँ का था? गजनी का। ताजुद्दीन यलदौज कहाँ था? ये क्या था? प्रबल विरोधी, मतलब बहुत बड़ा विरोधी था, प्रतिद्वंदी था, कंपिटिटर था। कौन से युद्ध में हार गया? तराइन के तीसरी लड़ाई में। नसरुद्दीन कोवाचा कहाँ के थे? सिंध और मुल्तान के। ठीक है, ये हार के डर से क्या किया? सिंधु नदी में कूद गया। कौन कूद गया सिंधु नदी में? कुबाचा। कुबाचा कूदक गया। देखो ऐसे कुबाचा कूदक गया। ठीक है, घेर लिया गया था, बताया अभी। और तीसरा कौन था? अली मर्दान, लखनौती बंगाल का था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई ना, इसने क्या किया? खुद को दिल्ली से अलग करके बंगाल का क्या किया पता है? एक क्या कर दिया जी, ये स्वतंत्र राज्य बन गया, मतलब हम इंडिपेंडेंट किंग हो गए। तो इस के तहत क्या किया? झगड़ा हुआ इससे। चले, बाकी कौन नहीं था? मलिक अल्तुनिया नहीं था। ये कौन था मलिक अल्तुनिया? हाँ, रैया सुल्तान के पति। चलिए आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? समझ आ रहा ना? समझ आएगा। चलिए, देखो क्या हुआ। इल्तुतमिश के समय एक भयंकर हमला हुआ था। हमले करने वाले का नाम था चंगेज खां। चंगेज खां, इधर ध्यान दो। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि चंगेज खां ने हमला अटैक किसके समय किया? तो क्या बोलोगे? जी, इल्तुतमिश। और चंगेज खां का नाम बहुत महत्वपूर्ण, तेमुचीन। तेमुचीन। चंगेज खां जो था बड़ा हरामी टाइप गुंडा था, बहुत बड़ा गुंडा था। कौन नाम है? देखो, चंगेज खां। तो चंगेज खां का नाम था तेमुचीन। ये इसने हमला किया था। किसके टाइम पे हमला किया था? इल्तुतमिश। अच्छा, इल्तुतमिश ना दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर था। अगर तुमसे कोई पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, वैसे फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे लड़ाई भी लड़ा था और इसने सिक्के भी जारी किए थे और इसके समय महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, इसीलिए इन्हें हम लोग रियल फाउंडर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, है ना? चले, फिर कहानी समझ में आया? क्वेश्चन लिखो। चंगेज खां ब्रैकेट को तेमुचीन ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, अब हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया ना किसने हमला किया था? चंगेज खां। बहुत क्रूर शासक था ये, मतलब गुंडा टाइप, आक्रमणकारी था।
ये इसका नाम क्या था? तेमुचीन। तो एकार मुचीन, तेमुचीन। अच्छा, ये कहाँ का शासक था? मंगोलिया का। लिख लो, लिखिए, नोट में लिखो, चंगेज खां एक बहुत, नहीं लिखे आंसर, लिखो इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय तो बता ही दिए, इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था चंगेज खान ने। ठीक है, ठीक है। चंगेज खां, चंगेज खां एक मंगोलिया का बहुत ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक राजा था। ठीक है, समझ आया? अच्छा, हमला क्यों किया था इसके पीछे कहानी मालूम है? हम्म, पूरी कहानी समझिए। अच्छा, क्यों पीछा किया था? कारण तो होगा ना, देयर मस्ट बी अ रीजन। क्यों पीछा किया? कोई पूछेगा क्यों पीछा किया, तो क्या बताओगे? देखो, इसके पीछे कहानी समझो। देखो, एगो इसको ना झगड़ा हुआ था एगो राजा से। ध्यान सुनिए, एक राजा था, दूसरे देश का राजा था, उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। ध्यान सुनिए, जलालुद्दीन मंगबरनी से झगड़ा हो गया था। किसको झगड़ा हुआ था? चंगेज खां को जलालुद्दीन मंगबरनी से झगड़ा हो गया। ठीक है, और वो पीछा करते 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 वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। वो कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। कुछ दिक्कत? क्या आ गया? इंडिया, इंडिया आ गया। तो इसने हेल्प मांगा, जो राजकुमार था ना मंगबरनी, उसने क्या किया? हेल्प मांगा। किससे हेल्प मांगा? चंगेज खान से हेल्प क्यों मांगेगा? इंडिया में तो कौन था? इल्तुतमिश था। चंगेज खान तो मंगोलिया का शासक था, जो आक्रमण कर रहा था। तो राजकुमार जो था, क्या नाम बोले आपके? नाम नाम बताओ। मंगबरनी। क्या नाम था? हाँ, जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी जो था, उसने हेल्प मांगा। किससे हेल्प मांगा? कि मुझे बचा लो। तो उसके चक्कर में ये मैटर हुआ था। समझे बात? देखिए, पूरी बात समझो, क्या कहानी है। चंगेज खां मंगोलिया का एक बहुत क्रूर और शक्तिशाली आक्रमणकारी था। उसने एक दूसरे देश के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी को मारने के लिए पीछा कर रहा था। वो मारना मारना चाहता था मंगबरनी को। कौन? चंगेज खां। भारत के बॉर्डर भागते भागते वो राजकुमार मंगबरनी राजकुमार जो था, भारत के बॉर्डर सिंधु नदी तक आ गया। चंगेज खां भी उसके पीछे वहां आ गया। सिंधु नदी के पीछे कौन आ गया? चंगेज खां। राजकुमार ने दिल्ली के राजा इल्तुतमिश से मदद मांगी, हेल्प मांगा, मुझे बचा लो, मुझे शरण दो, मुझे अपने यहाँ क्या दो? जो चंगेज खां उसे मुझे मार डाले, काट देगा मुझे। कौन कहा? मंगबरनी। क्या कहा? मंगबरनी क्या कहा? मुझे बचा लो। किससे कहा? चंगेज खां से बचाने के लिए इल्तुतमिश को कहा। इल्तुतमिश का कहल के, के कहल के? जलालुद्दीन मंगबरनी कहल के कि हमरा बचा ले, जे हमरा चंगेज खां जे खतरनाक शासक छे मंगोलिया के, से हमरा मार देत। ले, मंगबरनी ने हेल्प मांगा। किससे हेल्प मांगा? इससे। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना। उसने बिल्कुल मना कर दिया, बोला कि हम तुम्हारे चक्कर में चंगेज खां से मार नहीं खाएंगे। समझे? उसने शरण देने से क्या किया? मना कर दिया, और खतरा टल गया। मदद न मिलने पर राजकुमार भारत से चला गया, और चंगेज खां भी भारत के अंदर हमला किए बिना वापस लौट गया। और अगर वो उसको हेल्प करता, तो इसका मतलब किससे टकराता? चंगेज खान से टकराता। तो चंगेज खान से टकराता, इसका मतलब चंगेज खान तो बहुत आक्रमणकारी शासक था, क्रूर था, पावरफुल राजा था।
फिर समस्या हो जाती, वहां पर झगड़ा होता। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? पूरा स्टोरी समझ में आ गया? समझ आया पूरा स्टोरी क्या? हाँ, जलालुद्दीन मंगवर्नी को मारने के लिए चंगेज खान क्या कहता, मारना चाहता था। उसने भागते 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 सिंधु बॉर्डर पास करके इंडिया आ गया। उसने हेल्प मांगा, शरण मांगा कि मुझे बचा लो, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया, ना बाबा ना, हम उससे टकराएंगे नहीं। वो बहुत शक्तिशाली है चंगेज खान यानी तेमुचिन। ये पूरी कहानी है, ठीक है। चंगेज खान लिखा, मंगोलिया का बहुत शक्तिशाली राजा। लिखो, आ, लिखो, चंगेज खान एक दूसरे देश के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी को जलालुद्दीन मंगबरनी को मारना चाहता था। जलालुद्दीन मंगबरनी को मारना चाहता था। लिखा, लिखो, राजकुमार, दूसरे देश के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी को मारना चाहता था। ठीक है, देखो आगे लिखे, जलालुद्दीन मंगबरनी भागते भागते भारत आ गया। जलालुद्दीन मंगबरनी जो राजकुमार था, भागते भागते कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। सिंधु बॉर्डर पास करके, सिंधु बॉर्डर पास करके कहाँ गया? इंडिया। देखिए, उसने उस समय के राजा इल्तुतमिश से हेल्प मांगा। उसने उस समय के राजा इल्तुतमिश से हेल्प मांगा, और इल्तुतमिश ने हेल्प करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, मना कर दिया। बोला भागो, हम हेल्प तुम्हारी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इतनी बड़ी खतरा जो थी, अटैक था, वो अटैक नहीं हो पाया। ठीक है, बच गया पूरा कहानी। तो बताओ, एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछते हैं, तेमुचिन किसका नाम था? चंगेज खान। वेरी गुड। ये बताइए, तेमुचिन यानी चंगेज खान कहाँ का शासक था? मंगोलिया का। वो कैसा शासक था? शक्तिशाली। वो मंगोल था। क्या था? अच्छा, मंगोलिया से जो होता था उसे मंगोल कहते थे, समझे? अच्छा, वो शक्तिशाली था, क्रूर था, निर्दयी था। वो किसको मारना चाहता था? जलालुद्दीन मंगबरनी को मारना चाहता था। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये बताइए, एक क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों से कि चंगेज खां का समकालीन कौन था, मतलब उसके काल में कौन था, तो क्या बोलोगे? इल्तुतमिश उसका समकालीन, समकालीन मतलब एक ही काल, जैसे मोदी के समय ट्रंप है, पगलबाज ट्रंप है ना, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, क्या बोलता है क्या करता है वो। ठीक है, तो बता रहे समकालीन मतलब तुम मेरे समकालीन हो, मतलब एक ही एज में हो, जब हम हैं तो तब भी तुम भी हो, लेकिन तुम अपने परबाबा के टाइम पर नहीं होगे, समकालीन नहीं होगे, क्योंकि उनका टाइम पीरियड अलग था। ठीक है, चले, कोई दिक्कत? पूरी कहानी समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए, किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर दिखे गए? किसके शासनकाल में मंगोल मतलब चंगेज खां सिंधु के तट पर दिखे गए? सिंधु के तट पर दिखे गए, ऐसे लिखे, इल्तुतमिश ने के टाइम पर, इल्तुतमिश के टाइम पर। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पर दिखा गया था सबसे पहले। ठीक है, चले, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो भगोड़ा सा राजकुमार था जो भाग रहा था, उसको कहाँ का था? ये भी यूपीएससी एक बार सवाल पूछा है, कहाँ का था? लिख लो, लिखो, भगोड़ा राजकुमार क्या नाम था इसका? मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी। वह मुख्य रूप से
वह मुख्य रूप से ख्वारिज्म का था। कहाँ का था? ख्वारिज्म। ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में आता है। देखिए देखिए ख्वारिज्म यह मुख्य रूप से उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म जो है उज्बेकिस्तान, वर्तमान में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के पास पड़ता है। तो तीन अभी वर्तमान में, उस समय तो उज्बेकिस्तान में पड़ता था, अब जो है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के पास का इलाका है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के पास पड़ता है, और ईरान के पास पड़ता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के पास पड़ता है। ठीक है, किसके किसके पास पड़ता है बाबू? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, इन वाला एरिया में ख्वारिज्म पड़ता है। ठीक है, आगे लिखिए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था, नियुक्त किया था? किसे बनाया या नियुक्त किया? मालिक जानी। मलिक जानी नाम था, मलिक जानी। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपना प्रथम जो है सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी को। इक्तादारी व्यवस्था किसने शुरू किया? इसमें क्या मिलता था? जमीन, पैसे के बदले जमीन मिलता था। और किसने तांबा का टंका और जीतल का और पीतल और तांबे का देखो सुनो पहले समझो। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, है ना? याद रहेगा ना जी? चलो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इल्तुतमिश ने, पता है, 40 लोगों का एक बनाया था थी ग्रुप। क्वेश्चन पूछेगा चालीसा प्रथा किसने शुरू किया? चालीसा प्रथा क्या, ध्यान दो। जानती हो चालीसा प्रथा? पढ़ के आई हो तुम लोग, दिए थे टास्क? देखिए, बताइए आप लोग। देखिए, तो इसने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया, जो पावरफुल थे ना सरदार, उसका ग्रुप बनाया था। किसने? उसे कहते हैं तुर्कान ए चिहलगानी। उसे कहते हैं तुर्कान ए चिहलगानी। इसमें 40, 4 पर 0, 40 जो पावरफुल लोग था ना, उसको अपने गैंग में रखा था। समझो गैंग टाइप, नहीं था, गुंडा होता है। तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, 40 लड़ाई होगा तो तुम, ठीक है, तुम मिल के हम लोग मारेंगे। तो 40 बड़ा बड़ा गुंडा को अपने पास रखा था। किसने? ठीक है, तो लिखिए लिखिए किसने 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था? किसने 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था? किसने 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी जिसे तुर्कान ए चिहलगानी जिसे तुर्कान ए चिहलगानी जिसे हम लोग चालीसा कहते हैं। चालीसा, तुर्कान ए चहलगानी जिसे हम लोग चालीसा कहते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी से हम क्या कहते हैं? चालीसा कहते हैं। हाँ, किसने बनाया था? किसने? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, क्यों बनाया था? देखो समझो, वो चाहता था कि 40 को जो बढ़िया बढ़िया आदमी है ना, निष्ठावान आदमी, वफादार आदमी, लॉयल आदमी, ध्यान दो, उसने क्या किया? 40 व्यक्ति का एक ग्रुप बनाया। किसने ग्रुप बनाया? ग्रुप क्यों बनाया भाई? चूंकि पावरफुल, वो चाहता था क्या हम रहे? पावरफुल रहे, समझे? और इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आया? देखो इल्तुतमिश ने, देखो इधर ध्यान सुनिए,
40 मोस्ट पावरफुल गुलाम सरदार में जो जो बढ़िया बढ़िया था ना आदमी सब, पावरफुल आदमी सब था, उसको क्या किया, अपने गैंग में शामिल किया। क्यों किया? कि वो चाहता था शासन चलाने के लिए जरूरी होता है कि शासन चलाने के लिए कुछ पावरफुल लोगों को शामिल करें। अच्छा, इसको नाश किया था किसने पता है? ये 40 को नाश बर्बाद कर दिया था। नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसको नाश किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन। लिखिए, लिखो क्वेश्चन लिखो। इल्तुतमिश के 40 लोग जिसे हम लोग क्या कहते थे बताइए? क्या कहते थे बोलो ना, भूल गए? तुर्कान ए चिहलगानी चालीसा। देखो किसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 लोगों का समूह जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहते हैं, उसको बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, हटा दिया। ऐसे लोग गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने, देखो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था बताओ? बोलो क्या किया था? किसको? 40 ग्रुप जो था उस ग्रुप को बर्बाद कर दिया। ठीक है, चले, कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान सुनिए, पूरी बात समझो। बलबन जो था बड़ा, अच्छा बलबन भी एक उसमें से 40 में से एक था। बलबन भी कौन था? 40 में से एक सरदार था, समझे? ऐसा में क्या? हाँ, तो उसने ही 40 को मार दिया, मतलब हटा दिया, उसके उसके प्रभाव को हटा दिया। अच्छा, बलबन बहुत पागल शासक था। देखो इसने क्या किया था, इसने बहुत कुछ किया था। उसने कहा था मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, इसके बाद रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान मात्र 4 साल रही, 1236 से 40 तक। रजिया सुल्तान के बाद मुख्य राजा कौन था? गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? इसके बारे में ध्यान से पढ़ो, ध्यान दो। इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? क्वेश्चन लिखो, देखिए, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया? मतलब इसे बोलते हैं आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। किसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? ऐसे लिखो, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ऐसा में तो गयासुद्दीन बलबन को बहाउद्दीन भी कहते हैं या उलुग खान भी कहते हैं। लिख लीजिए, गयासुद्दीन बलबन को, लाइए चश्मा लाओ। गयासुद्दीन बलबन को हम लोग उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन, इससे हम लोग उलुग खां भी कहते हैं, उलुग खां। ये रक्त और लौह की पॉलिसी क्या होती है? रक्त और लौह की नीति बताओ, सुनिए। लौह का मतलब होता है कठोर दंड, और रक्त मतलब कोई दया नहीं, समझे? मतलब इसमें विद्रोहियों को, दुश्मनों को खत्म करने के लिए उसने तलवार लोहे का बेरहमी से इस्तेमाल किया। किसकी नीति? मतलब किसके? लोहे, तलवार का यूज किया। तलवार का यूज क्या किया अपने दुश्मन को? रक्त हो गया। रक्त 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 मतलब, रक्त का मतलब खून बहा दो, कत्लेआम कर दो। मतलब उसने मारधार किया बहुत ज्यादा। मतलब आदमी पे कोई मर्सी नहीं, कोई दया नहीं। क्या किया उसने? मार दिया। किसने मार दिया? गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? ध्यान दीजिए, इसने जो विद्रोह करने वाले, उसके समय में कोई विद्रोह करता था उसको मौत के घाट उतार देता था। कौन? हाँ, और उनके परिवार को भी सजा मिलेगा, ताकि डर रहे, बना रहे, फिर से विद्रोह ना हो। आए समझ में? हाँ, कोई दिक्कत? बोलो ना, बताइए। तो 40 ग्रुप को किसने मार दिया था? 40 ग्रुप को किसने हटा दिया? फिर से बोलो। बलबन ने क्या किया था? 40 जो पावरफुल सरदार थे, तो क्या किया?
हटा दिया। और 40 को कौन किसने बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था। तो इल्तुतमिश के जो ग्रुप में से 40 में से एक ग्रुप में ये भी था मेंबर, ठीक है। और उसने क्या कहा, मैं भगवान का क्या हूँ? प्रतिनिधि हूँ, भगवान नहीं हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है। मेरे में आत्मा, मेरे में वो खुद को राजा कहता था कि राजा मतलब भगवान का अंश, और मैं जो कहता हूँ उसको मानो। उसने सिजदा और पाबोस की व्यवस्था शुरू की। सिजदा मतलब जब आप जाएंगे सिर झुकाएंगे, अब पाबोस मतलब राजा के पाँव को चूमेंगे, समझे बात? तो क्वेश्चन पूछेगा सिजदा और पाबोस की व्यवस्था किसने शुरू किया? लिखो, लिखे, लिखो, सिजदा और पाबोस की व्यवस्था किसने शुरू किया? देखिए, गयासुद्दीन बलबन। सिजदा और पाबोस की व्यवस्था गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। कोई दिक्कत? तो सिजदा और पाबोस किसने शुरू किया बाबू? गयासुद्दीन बलबन। अच्छा, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, समेकित करने के लिए बलबन ने भव्य उपाधि नाम कहा जिल्ले इलाही। कौन सी इलाही? जिल्ले इलाही मतलब क्या होता है? जिल्ले इलाही का मतलब बताओ। इसका मतलब होता है राजा में ईश्वर का वास। क्या कहा? मैं क्या हूं? जिल्ले इलाही हूं। इसका मतलब क्या? कि मेरे में ईश्वर वास करता है। सुनाया? क्या बोले? मेरे में ईश्वर, मैं जो बोलता हूं मेरे में ईश्वर का वास है, अंश है, इसलिए मुझे ईश्वर की तरह ट्रीट करो, ईश्वर मानो। समझे? तो जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? लिखिए, लिखिए, किस शासक ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया था? ऐसे लिखो, जिल्ले इलाही की उपाधि ऐसे लिखो, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने। किसने किसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया था? किसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया था? ऐसे लिखो, गयासुद्दीन बलबन। लिखो, नोट में लिखो, जिल्ले इलाही का मतलब राजा में ईश्वर का वास। किसका वास? राजा में ईश्वर का वास होता है, इस बात को मान लो। किसने कहा था? बलबन ने कहा था। जिल्ले इलाही किसने? बोलो किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। क्या किया था? हाँ, कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? बोलो, समझ में आना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? याद हो गया? तो बताइए, तो जिल्ले इलाही किसने कहा था? गयासुद्दीन बलबन ने। क्यों कहा था? मेरे में किसका वास है? अच्छा, आप सुनो, इसमें थ्योरी दिया था राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनो, इधर देखो पहले, ध्यान दो। राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था? गयासुद्दीन बलबन। लिखो, राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप कहा जाता है इसे, थ्योरी ऑफ किंगशिप का सिद्धांत। और राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था? ऐसे लिखिए, गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने। थ्योरी ऑफ किंगशिप, ठीक है, थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। तो किसने कहा था? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। ओ, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, पता है इसने एक पर्व भी शुरू किया, नरोज पर्व। पारसी के लिए एक पर्व होता है नरोज पर्व। लिखो, लिखिए, गयासुद्दीन बलबन ने, पारसी एक समुदाय होता है, ठीक है, जोरस्टियन, ठीक है, जोरस्टियन, पारसी एक समुदाय के लिए नौरोज पर्व भी शुरू किया था। नवरोज या नौरोज पर्व की शुरुआत किसने किया था? बोलिए। गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने क्या शुरू किया? जोर से बोलो। कौन समुदाय के लिए? पारसी। जैसे हिंदू मुसलमान होता है ना, सिख ईसाई जैन बौद्ध, उसी तरह एक धर्म होता है पारसी, ठीक है। कोई दिक्कत?
बोलिए, कोई दिक्कत बोलो। हाँ, समझ आया? तो बताओ किसने एक नया धर्म शुरू किया था? नया धर्म, नया, मतलब नया धर्म नहीं, नया पर्व, क्या नाम था? नौरोज या नवरोज। अच्छा, इसने ना नियामत ए खुदाई का सिद्धांत दिया था। लिखो, गयासुद्दीन बलबन ने नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई मतलब वही बात, जिल्ले इलाही, इस मतलब ईश्वर में राजा का वास होता है। ठीक है, जिल्ले इलाही मतलब राजा की वास। ठीक है, कोई दिक्कत? जिले इलाही की उपाधि किसने दिया था? बोलो ना जी। की उपाधि किसने किसने खुद को लिया था? गैसुद्दीन बलबन। इसी इसका मतलब यही हुआ, किसका मतलब? नियामत एक खुदाई मतलब मुझ में किसमें वास है? मतलब मुझ में ईश्वर का वास है। कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? चले, कोई दिक्कत? हाँ, ये ध्यान दो। उसने कहा था मैं खलीफा का सहायक, मैं खलीफा क्या हूँ? भगवान का सहायक हूँ। अच्छा, पता है इसने क्या किया था? कि एक मस्जिद पर लिखवा दिया था, मैं खलीफा क्या हूँ? खलीफा का मतलब यहाँ पे गॉड, गॉड का क्या हूँ? मैं गॉड की सहायता करने के लिए आया हूँ। किसने कहा था? गैसुद्दीन बलबन ने। चलिए, आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग इसको, अभी ख़त्म नहीं हुआ बलबन, बलबन के बारे में पढ़ाएंगे कल। ठीक है, नेक्स्ट डे। बाय।